हेलो क्लास। आज हमें चैप्टर नंबर 1 करना है केमिस्ट्री का 10th क्लास के। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी छोटी छोटी बेसिक बातें कर लेते हैं। तो इस चैप्टर को सीखने से पहले हमें जो आना चाहिए वो है, हमें कुछ फॉर्मूलाज पता हो। तो फॉर्मूलाज हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हमने 9th क्लास में चैप्टर सीखा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हमें उससे कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपने सबसे पहले क्या सीखा था? आपने सीखा था सिंबल सीखे थे। सिंबल सीखे थे एटम्स के, अलग अलग एटम के लिए अलग अलग सिंबल होता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कॉपर का सिंबल क्या होता है, तो आप फटाफट से बोल सकते हो Cu। ठीक है, तो मैं तो सिंबल लिख रहा हूँ, आपको साथ के साथ देखना है कि किसके है। तो ये किसका है? कॉपर, ये वाला आयरन और जिंक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड सो ऑन। हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, सबके अलग अलग सिंबल्स हैं। आपको सभी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको टॉप 22 याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर 1 to 22 सबके पता होने की चाहिए। तो मैं फटाफट से आपको लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर, एटम्स 1 to 20, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ओके, और उसके बाद था सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हमने एक मिस कर दिया। क्लोरीन के बाद आता है आर्गन, और फिर आता है पोटेशियम, और फिर आता है कैल्शियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 2,1 2,2। आपको ये याद है, ये नील्स बोर मॉडल था जो। ठीक है, 2n² फॉर्मूला था ना। हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, और इसका क्या था? 2 9 नहीं 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 8 1 एंड 2 8 8 2। ठीक है, तो ये सब हम 9th क्लास में सीख चुके। ओके, इसके अलावा हमने 9th क्लास में क्या सीखा था? हमने सीखा था हाउ टू मेक फॉर्मूला, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला के लिए जो आपका रूल था, कैटायन पहले, एनायन बाद में। कैटायन क्या होते थे? पॉजिटिव वाले, एनायन क्या होते थे? नेगेटिव वाले। देखिए ये सब शुरू में हमें इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि तो कैटायन और एनायन हमें पता है। कैटायन क्या होते थे? पॉजिटिव आयन, और एनायन होते थे नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये चीजें हम जानते हैं पहले से। ओके, उसके बाद जो चीज आती है वो आती है हमारे पास कि हमने फॉर्मूलाज कैसे बनाए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, तो सोडियम के ऊपर हमें याद है प्लस होता था, प्लस का 1, क्लोरीन के ऊपर होता था माइनस का 1, इसका 1 इसका 1, और इस तरह से हम क्रॉस करके फॉर्मूला बनाते थे। ठीक है, उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम एंड क्लोरीन का फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों अगर आप इसमें रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम का हमें याद है +2 होता था, और क्लोरीन का -1 होता था। तो यहाँ का 2 यहाँ 1, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो MgCl2 आता था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें पहले से पता है। ठीक, इस चीज की हमें इस चैप्टर के अंदर काफी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको एक बार ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 और 4 जरूर रिवाइज कीजिए। ठीक है, एक बार आप उनको पहले रिवाइज कीजिए, उसके बाद फिर हम इसको आगे अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो एक बार आप चाहें तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। ओके, इस चैप्टर की जो सबसे जो स्टार्टिंग होती है वो होती है
यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसका वो है हमारे पास फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जिसमें कुछ नया नहीं बनता, ठीक है। तो जिसके अंदर कुछ नया नहीं बनता उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज, ठीक है। जैसे कि आपके पास बर्फ है, बर्फ को आपने पिघला दिया तो क्या बन गया? पानी बन गया। पहले भी वाटर था, पहले वाटर की सॉलिड स्टेट थी, अब फिर वाटर की लिक्विड स्टेट होगी, कुछ नया तो नहीं बना। तो जिसमें कुछ नया नहीं बनता उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। जैसे आपके पास एक पेपर है, आपने उसको फाड़ दिया, ठीक है। आपके पास एक पेपर है, आपने उसको टीयर कर दिया, फाड़ दिया उसको, तो क्या बन गया? पेपर ही रहा, ठीक है, कुछ और तो नहीं बना। तो वो फिजिकल चेंज, जिसमें कुछ नया नहीं बनता, ठीक है। तो फिजिकल चेंज मीन्स इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, और ये होते हैं जनरली रिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल क्या होता है? जिसको हम वापस पहले ऐसा कर सकते हैं। जैसे अपने पास क्या है, हमारे पास जो है वाटर से हम आइस बना सकते हैं, आइस से वाटर बना सकते हैं, फिर वेपर बना सकते हैं। तो रिवर्सिबल होते हैं जनरली, ठीक है। ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होगा? जिसमें कुछ नया बनता है। नया बनने का मतलब क्या होगा कि जैसे आपके पास पहले मिल्क था, मिल्क का आपने कर्ड बना दिया, तो केमिकल चेंज है, ठीक है, कुछ नया बन गया। अब आप कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? केमिकल चेंज। ये होते हैं जनरली इरिवर्सिबल, ज्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन साइंस अब आगे पहुंच चुकी है, तो हम केमिकल चेंज को भी रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे केमिकल चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंज आपको पता लगा, जो कि जिसमें कुछ नया नहीं बनता, जो पहले था वही रहता है। और उसके बाद क्या है? केमिकल चेंज, जिसके अंदर कुछ नया बन जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास एक आयरन नेल है, ठीक है, लोहे की कील है, आपने उसको थोड़ी देर बाहर छोड़ दिया, उस पर जंग लग गया, तो बताओ फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? तो ऑफ कोर्स केमिकल चेंज है, वो कुछ और बन गया। हमारे पास जो बना वो रस्ट है, और रस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो केमिकल चेंज जिसका जो इरिवर्सिबल हो, जिसमें कुछ नई चीज बनती है, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि आपके पास मिल्क है, ठीक है, आपने उसकी कर्ड बनाई, उसके बाद फिर उसमें से आपने उसको जो है मक्खन निकाल लिया, तो वो भी क्या है? रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। उसी तरह से जो बर्तनों पे जंग लग जाता है वो क्या है? सॉरी, वो केमिकल चेंज है। इस तरह से बर्तनों के जंग लग जाता है, वो केमिकल चेंज है, ठीक है। और जैसे प्लांट है, प्लांट बढ़ रहा है, हम है, हमारी हाइट जो बचपन में कम थी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक टाइम के बाद रुक जाती है हाइट इंक्रीज होना भी, तो भी केमिकल चेंज है, ठीक है। जो बड़ा था वो दोबारा छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये होते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें केमिकल चेंज के बारे में ही पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, कि वो केमिकल चेंज जिसको हम केमिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मोस्टली हर केमिकल चेंज को हम कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या आएगा? बर्निंग ऑफ वुड आ जाएगा, आपने लकड़ी की आग लगा दी, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा? राख बनेगी, तो राख इज न्यू सब्सटेंस, ठीक है, एशेज इज न्यू सब्सटेंस। उसी तरह से आपने कोयला है उसको जलाएंगे तो भी कुछ और ही बनेगा, ठीक है। आपके एग्जांपल आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट का नाम है, एटॉमिक नंबर 12। तो उसको जब हम जलाते हैं तो व्हाइट कलर की लाइट के साथ जलता है, और व्हाइट कलर की उसमें एशेज बनती है, ठीक है। तो वो केमिकल चेंज है, ठीक है। तो केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन का मतलब केमिकल चेंज की को जिसको हम केमिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जो रिएक्शन हो रही है हम उसको सिंबल की फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो सिंबल की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि बर्निंग ऑफ कोल गिव्स, क्या मिलता है हमें उससे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट। तो जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है, उसके अंदर से हीट निकलती है, तो ये है केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल चेंज है। इसमें कुछ नया बन रहा है, पहले कोयला था उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, हीट बन गई, लाइट बन गई, ठीक है। तो इसी चीज को अगर हम सिंबल्स में लिखें तो कोल का मतलब होता है कार्बन, ठीक है, कार्बन होता है, तो कार्बन का सिंबल C प्लस
बर्निंग के लिए जरूरी क्या है, आपने इसमें सीखा है, 8th क्लास में था, कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर था, ठीक है। तो उसके अंदर आपके था कंबशन, एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस, इनएग्जॉस्टिबल सब्सटेंस, और बर्निंग का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर जला देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। तो ये चीज जो हमने लिखी है ये होती है केमिकल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सिंबल की फॉर्म में लिखना इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसके अंदर हमारे पास दो तीन चीजें आती हैं, एक आता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आता है जो रिएक्शन करता है, ठीक है। एक आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब जो हमें एज रिजल्ट मिलेगा, और एक आता है प्रोसेस या प्रोसीजर, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया। जैसे कि आपके पास कोयला है, कोयले को अगर आप पहले तो एक उसको जलाना पड़ेगा, बाद में अपने आप जलता जाएगा, ठीक है। तो हमने शुरू में क्या प्रोसेस किया, तो उस प्रोसीजर को हम, इसमें तीन चीजें आ गई हमारे पास, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो फिर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आपको चपाती बनानी है, ठीक है। तो आपने आटा जो है अपना जो डो है आपने उसको तैयार किया, ठीक है, और फिर उसको आपने जो है अपना प्रोसेसिंग की और उसको फिर तवे पे डाल दिया, तो क्या बन जाएगी, नहीं, हीट तो देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस का भी जरूरी है, प्रोसेस भी जरूरी है, ठीक है। तो वरना नहीं बनेगी, ठीक है, वो सूख जाएगी एक टाइम के बाद, लेकिन चपाती नहीं बनेगी, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या फॉलो किया वो भी जरूरी है, दिस इज ओके, ठीक है। तो रिएक्टेंट जो रिएक्शन करेगा, द वन हु रिएक्ट, प्रोडक्ट द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन करेगा और जो हमें मिलेगा, और प्रोसीजर, ठीक है। एरो के ऊपर हम मोस्टली प्रोसीजर को शो करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास दो तीन सिंबल्स हैं। एक सिंबल है इसके अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल को हम यूज करते हैं हीट के लिए, जिसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का सिंबल आ गया तो इसका मतलब हम सनलाइट डाल रहे हैं, ठीक है। और भी इसमें मतलब बहुत सारे होते हैं जो जैसे जैसे अपने पास प्रोसेसिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे, ठीक है। मोस्टली हमारे यही यूज होते हैं, ओके। तो एक बार आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अब हम केमिकल इक्वेशंस के कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। आपने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म कर दिया, ठीक है। तो क्या बना, उससे बना हमें वाटर मिल गया, ठीक है। तो इसमें रिएक्टेंट कौन है, जो रिएक्शन कर रहा है, कौन कौन कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोसेस क्या है, हीटिंग, और बन क्या रहा है, वाटर, ठीक है। अब देखिए हमने जो पढ़ा था, अब हमें वहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी जो हमने 9th क्लास में सीखा था। देखो हाइड्रोजन आप कहोगे यहाँ पे H2 है, यहाँ O2 है, तो फिर यहाँ पर H2O क्यों लिखा, H2O2 क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो तो H2O होता है, वाटर का फॉर्मूला तो H2O होता है, ठीक है। इसीलिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला क्या बनेगा। जैसे आपको अगर मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 9th क्लास की नॉलेज की जरूरत पड़ती है कि हाइड्रोजन का हमें पता है कि सिंबल होता है H, और क्योंकि ये नॉन मेटल है तो ये डायटोमिक होते हैं मोस्टली, ठीक है। मोस्टली नॉन मेटल डायटोमिक होते हैं। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है N2, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। तो 9th क्लास में हमने जो फॉर्मूला बनाना सीखा था वो इसीलिए सीखा था ताकि हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस में गड़बड़ ना करें, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है कॉपर, कॉपर नहीं, मान लीजिए कैल्शियम है, ठीक है। हमने इसमें पानी मिला दिया, वाटर, ठीक है, और हमें मिला इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब 9th क्लास में आपने सीखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो आपको बना के देखना है। कैल्शियम का होता है 2+ और हाइड्रोक्साइड होता है OH-। तो इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 इधर, इसका 1 इधर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्मूला बनता है। और हमें यहाँ पर जो लिखना है वो लिखना है ये
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से लिख दिया कि Ca प्लस H2O CaH2O, तो इसके बढ़िया वाला क्रॉस लग जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के लिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक बार 9th क्लास में जो हमने फॉर्मूलाज बनाए थे एक बार आप उन सबको रिवाइज जरूर कीजिए ताकि आपको इस चैप्टर में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, एक बार नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए इसको। ये जो क्रॉस है इस चीज को जरूर नोट करना कि क्या गलती होती है। इसको रिएक्शन को लिखना पहले, इसके सामने टिक लगाना, इस रिएक्शन को लिखना, इसके सामने क्रॉस लगाना। ओके, अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखिए बैलेंस का क्या मतलब होता है। हमारे पास एक इक्वेशन है, हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास सिंपल सा था, मान लीजिए कि हमारे पास मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम को हमने आग लगा दी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगा दी, तो हमें क्या मिलेगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो Mg के ऊपर होता है +2, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा MgO। तो यहाँ पर कितना आया MgO। ठीक है, अब ध्यान से देखो, Mg मैग्नीशियम के कितने एटम है यहाँ पर, 1, यहाँ पर भी कितने हैं, 1, यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, और यहाँ पर कितने, 1, तो इसका मतलब एक एटम खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन कैसा पॉसिबल है, आपको याद करना है। अब 9th क्लास में आपने जो पढ़ा था 3rd चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और उसके बाद डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो पहला पॉइंट था वो क्या था, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो सेकंड पॉइंट था उसका। तो ना तो एटम खत्म हो सकता, ठीक है, ना ही मास खत्म हो सकता। अगर मास की बात करें तो मैग्नीशियम का मास होता था 24 AMU और ऑक्सीजन का होता था 16, तो 16 2 32 AMU, और इन दोनों का सम कितना है यहाँ पे 56 AMU या फिर U, और यहाँ पर सम कितना आया, यहाँ पर आया 24 + 16 दैट इज 40 AMU। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितना मास है 56, यहाँ पर कितना है 40, तो इसका मतलब क्या हुआ 16 ग्राम मास गायब हो गया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे कि दोनों तरफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ अगर एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि यस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम इज हेल्ड गुड। ठीक है, तो हमें इसको बैलेंस करना है, दोनों तरफ मास इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब बैलेंस करते टाइम जो हमें सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि वी कांट चेंज फॉर्मूला, हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। सो बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल होता है तुक्केबाजी। ठीक है, आप तुक्के लगाते जाओ, कभी ना कभी तो बैलेंस होगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास मैग्नीशियम है, अगर हम फॉर्मूला चेंज ही नहीं कर सकते तो क्यों ना हम इसको एक बॉक्स में बंद कर दें। बॉक्स में बंद करने से क्या होगा कि हाँ हमें बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना। ठीक है, हमें हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना होता है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन, फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते तो बॉक्स में बंद करो, और उसी तरह से MgO, फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते तो बॉक्स में लिखो। ठीक है, चलिए देखिए हम लिखते हैं हमारे पास एटम कौन से हैं। ठीक है, और वो एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, रिएक्टेंट को हम LHS भी लिख सकते हैं, और वही एटम प्रोडक्ट साइड में कितने हैं या फिर RHS। ओके, तो एटम कौन से हमारे पास, एक तो मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, रिएक्टेंट में यानी लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 1, यहाँ पर कितने हैं 1। ठीक है, एक ऑक्सीजन कम है तो एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर दो, तो हम ऐड नहीं करते, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैंने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूले पे देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन है तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसी को करूंगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस पूरे को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा। अब 2 किसके साथ भी आ गया, साथ Mg के साथ भी आ गया ना। ठीक है,
तो चलिए उसके बाद क्या होगा देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ओके बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम यहाँ 1, यहाँ 2। अब क्या करें, तो सेम प्रोसीजर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ आ गया। ओके, तो रिएक्शन क्या बनी हमारे पास, 2Mg प्लस O2 गिव्स अस 2MgO। काउंट करो, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, O को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन, कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। ठीक है, पता लगा कैसे करना है। ठीक है, तो एक बार आप इसके प्रोसीजर को एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसके 2-3 एग्जांपल और करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनिया। तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो कैसे करें। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या था, एटम्स लिखते हैं। हमारे पास कौन से एटम्स हैं, LHS में वो कितने हैं और RHS में कितने हैं। सबसे पहला काम होता था बॉक्स बनाना, कि हम इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, ओके। एटम है हमारे पास, एक तो नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन है 2 और लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन भी है 2। राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन है 3। ओके, तो कैसे किया जाए, चलिए देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 ऐड करो या 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम ऐड नहीं करते। अब अगर हमने नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो देखो नाइट्रोजन यहाँ है, यहाँ पर मैं 2 नहीं लिख सकता, पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि पूरे को मल्टीप्लाई करने की वजह से हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 6, 3 2 6। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करूँ, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 3 से किया तो मतलब यहाँ पे किया, तो बैलेंस इक्वेशन क्या आई, बैलेंस इक्वेशन हमारे पास आई N2 plus 3H2 gives us 2NH3। ठीक है, इज दिस ओके। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि N2 plus H2 जो है ये हमें NH3 देता है, तो बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ पे गायब कर देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, तो ये तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे वाला गलत हो जाएगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जब आप गर्म करते हो तो हमें मीथेन गैस मिलती है। दिस इज फॉर्मूला ऑफ मीथेन। ठीक है, इसको बैलेंस करना है, तो कैसे करें। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में भी कार्बन हाइड्रोजन ही। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में एटम जो है उधर राइट हैंड साइड में ना हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता, केमिकल रिएक्शंस में ऐसा कभी नहीं होता। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन है 1, यहाँ पर है 1, राइट। हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में 2, यहाँ पर है 4। तो क्या करूँ, ध्यान से देखो, 1 ये तो बैलेंस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 2 से करेंगे तो इसको 2 से करेंगे। ठीक है, बस ये बैलेंस हो गई, सिंपल। ठीक है, एक बार इनको नोट कर लो, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। ओके, तो आपके सामने 3 एग्जांपल हैं, आप इनको एक बार ट्राई करो। 2 मिनट के लिए एक बार स्क्रीन पॉज करके इनको सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर हम आंसर मैच करते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो इन क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं इनको कैसे करेंगे। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 3 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा होगा कि एटम्स LHS RHS, तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन ही है। LHS में 1, नाइट्रोजन 2, ये राइट हैंड साइड में 3 और यहाँ पर 2, तो ये तो 2 और 2 बैलेंस है। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो आपने इसको आराम से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो इसके साथ 3 लगाना था, ये इसका आंसर। ठीक है, चलिए सही आंसर था। ओके, नेक्स्ट का देखते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ कितना है 1, यहाँ कितने हैं 2, तो एक तो एल्यूमिनियम एटम है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में 1 और ये है 2 और 3। तो कैसे करें देखते हैं इसको। देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से कर दूं,
तो ये 6 हो गई, ये भी 6 हो गई, दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, अब मैंने ऑक्सीजन को यहाँ 3 से किया है तो इसका मतलब फॉर्मूले वाले में लेफ्ट हैंड साइड यहाँ 3 से करना पड़ेगा, और अगर मैंने इसको 2 से किया है तो इसका मतलब इस पूरे को 2 से करना पड़ेगा। बॉक्स लगाना है ना, अब इसको 2 से कर दिया, एल्यूमिनियम कितने हो गए 2 × 2। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन है 3 और 3 6 बैलेंस, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 1, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आयरन कितना है, आयरन एंड क्लोरीन, आयरन 1 क्लोरीन, आयरन 1 क्लोरीन 3, तो क्या करें, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 2 से, तो ये भी 2 से हो गया, इसको 3 से किया था तो इसको 2 से कर देते हैं, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बैलेंसिंग के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल वाले क्वेश्चन थे, इसे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं, तो एक बार आप इनको नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं एक बार, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए एक बार। इस क्वेश्चन के अंदर पहले जो हमने किए थे उसके कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंस है। उसके अंदर देखिए, जो हम पहले क्वेश्चन करते थे वहाँ पे क्या होता था, अगर इधर एक बार ऑक्सीजन है तो उधर भी एक ही बार ऑक्सीजन होता था, लेकिन यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 1 2 और 3 टाइम्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हमारे पास तरीका तो वही है, पहले तो हम एटम्स लिखेंगे और फिर LHS और फिर RHS। तो एटम हमारे पास कौन से पीबी किसका सिंबल था, लेड का। फिर है एन क्या होता है, नाइट्रोजन, और O ऑक्सीजन। ठीक है, तो बताओ लेड कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1, नाइट्रोजन कितने हैं, इसको ध्यान से देखो, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2, और ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 6। ठीक है, राइट हैंड साइड में पीबी कितने हैं, एक ही है, नाइट्रोजन कितने हैं, एक है, और ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4 5। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले फॉर्मूले के साथ है, फिर दूसरे के साथ, और फिर तीसरे के साथ। ठीक है, पता लगा कैसे किया। ठीक है, तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। पीबी 1 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, क्या करें, ऑफ कोर्स 2 से मल्टीप्लाई, इसको मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, उससे पहले हम इसको छोड़ के एक बार दूसरे को देखते हैं। ठीक है, उसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 2 2 और 1 5 है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 हो गए, 6 हो गए ना। हाँ, 2 2 4 2 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, और इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले हमने पीबी को भी तो मल्टीप्लाई कर दिया साथ में। ठीक है ना, कोशिश क्या करो सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करने की। ठीक है, उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो हमने अगर इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमें इसको करना पड़ेगा, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पीबी है, तो मुझे इस पूरे को 2 से करना पड़ेगा, और इस पूरे को 2 से करते ही मेरे पास नाइट्रोजन भी 2 की जगह 4 हो गए, और ऑक्सीजन 6 की जगह 12 हो गए। ठीक है, गड़बड़ हो गई है, तो चलो फिर से चेक करते हैं। लेड 2 2, ये तो बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या करूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर देते हैं। तो इसको 4 से किया तो नाइट्रोजन राइट हैंड साइड में ये रहा, तो इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई किया है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 ऑक्सीजन वाले को हमने 4 से किया, इसीलिए हमने इसको अलग अलग लिखा था। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन वाले को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। पीबी 2 2 बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन 4 4 ये भी बैलेंस हो गए। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन है 6 2 12, यहाँ पर तो है 12, यहाँ कितने हैं 2 और 4 8 और 2 10। ठीक है, 2 और 4 4 2 8 8 और 2 10 और 2 12, यही तो है। ठीक है, तो हो गई बैलेंस, 2 + 8 10 + 2 12, बस ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसकी बैलेंस इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 2 PbNO3 होल ट्वाइस, एरो करके 2 PbO + 4 NO2 + O2, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, पता लगा कैसे किया, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम जो है इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। ओके, तो ये रिएक्शन है हमारे पास, ये रिएक्शन है रेस्पिरेशन की। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं ये उसकी रिएक्शन है। ठीक है, हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है,
कार्ब्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है, जो हमें कार्ब्स से मिलता है। और जब ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, रेस्पिरेशन में जो एक्सहेल करते हैं हम गैस, और वाटर बनता है, ठीक है, साथ में एनर्जी बनती है। तो ये आप बायो के अंदर पढ़ेंगे। हमारा काम है इस रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। तो तरीका वही है हमारे पास। चलिए सबसे पहले हम एटम लिखते हैं कौन से हैं, और लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में वो कौन से हैं और RHS में कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास होता है बॉक्स बनाना, ताकि हम इसके अंदर कुछ और करके गड़बड़ ना कर दें। लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो वैसे वैसे आपकी इसकी आदत हो जाएगी और आपको बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एटम बताइए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक ही बार ले लेते हैं, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं 6, राइट हैंड साइड में कितने हैं 1, ओके। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 12, वहां कितने हैं 2, ओके। ऑक्सीजन कितने हैं 6 and 2, ठीक है, 2 बार है ना लेफ्ट हैंड साइड में, इसके साथ भी तो 2 बार लिखेंगे। और यहाँ कितनी बार है 2 and 1, ओके, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन से शुरुआत करें, नहीं कार्बन से करते हैं, आसान पड़ेगा। ओके, कार्बन यहाँ है 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जहाँ 2 कार्बन थे उसको 6 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इतना काम हो गया। तो कार्बन 6 बैलेंस हो गई, ओके। हाइड्रोजन यहाँ है 12, यहाँ है 2, तो क्या करें, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साथ में जो अकेला ऑक्सीजन था वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, कार्बन 6 बैलेंस, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 6 to the 12 बैलेंस, ऑक्सीजन 6 और 2 8, ठीक है। और यहाँ पर 12 और 6 18, तो हमें 18 बनाने हैं। तो 18 बनाने के लिए क्या करें, 6 एक बार दिख रहा है, 6 एक बार दिख रहा है, यहाँ पे 6 into 2 है तो इसको 2 into 6 बना देते हैं, हो गया बराबर। तो इसको आप 6 से कर दो, ठीक है, ये हो गई बैलेंस। इस तरह से हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। एक बार इसको चेक करो, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक। हमने आज जो डिस्कस किया वो था फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कुछ न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज क्या होता है, इसमें कुछ न्यू सब्सटेंस बनता है। केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल चेंज जिसको हम केमिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके केमिकल फॉर्मूला के रूप में, जिसका कोई ना कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। और केमिकल इक्वेशंस, उसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स में लिखना, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड वाले, नहीं लेफ्ट हैंड साइड वाले जरूरी नहीं है, क्योंकि हम रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एरो के फेस से पता लगेगा कि रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। तो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन करे, ठीक है, जो एरो के हेड की तरफ हो प्रोडक्ट, और एरो के टेल की तरफ हो रिएक्टेंट, ओके। तो रिएक्टेंट हुआ था, प्रोडक्ट हुआ था, और जो प्रोसीजर होता है उसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं। फिर हमने किया था इक्वेशंस को बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार रिवाइज करो, इस वीडियो को 2 बार देखना ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। थैंक यू।